नमस्कार। आज के समय में महिलाओं में इनफर्टिलिटी एक बेहद आम समस्या बनती जा रही है। इनफर्टिलिटी के लिए लाइफस्टाइल के फैक्टर, जेनेटिक सहित कई अन्य स्वास्थ्य स्थितियां जिम्मेदार होती हैं। हालांकि महिलाओं को इस बात से जागरूक होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे हेल्थ कंडीशंस हैं जो लॉन्ग टर्म में इनफर्टिलिटी का कारण बन सकते हैं। तो चलिए आज डॉक्टर मीनाक्षी जी से इनफर्टिलिटी के बारे में जानते हैं। इनफर्टिलिटी क्या है? नमस्ते, स्वास्थ्य में आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इनफर्टिलिटी यानी बांझपन। बांझपन क्या होता है? बांझपन की परिभाषा क्या है? WHO के अनुसार यदि कोई कपल यानी कि महिला एवं पुरुष 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स यानी असुरक्षित संभोग के बावजूद भी गर्भ धारण नहीं कर पा रही है कोई महिला, तो उसे हम इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में रखते हैं। और यदि महिला की आयु 35 वर्ष से ज़्यादा है, तो अगर 6 महीने तक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स है, यानी कि वो कोई साधन भी नहीं ले रहे, कोई ऐसी प्रिकॉशन नहीं रख रहे, कोई परिवार नियोजन का, फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है, तो उसे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। इनफर्टिलिटी की प्रिवलेंस हमारे इंडिया में 15% के आसपास है। और चूंकि हमारा पुरुष प्रधान समाज रहा है, तो हमेशा से बांझपन के लिए महिला को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। ऐसी बात नहीं है। 40% इनफर्टिलिटी केसेस के लिए पुरुष भी जिम्मेदार होते हैं। क्या क्या कारण हैं जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी की समस्या होती है? तो देखिए, आज के समय में जहाँ सबसे पहले मैं जो पर्यावरण से संबंधित कारण हैं उनके बारे में चर्चा करना चाहूँगी। जहाँ नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, उसमें वजन, जो एक अवांछनीय वजन है, जो बॉडी मास इंडेक्स है, उसका प्रॉपर नहीं होना, महिला का, पुरुष का, वो अंडे और शुक्राणु को बनने का में कमी आती है। इसी प्रकार से धूम्रपान है, एल्कोहल है, और पर्यावरण में जो टॉक्सिन्स हैं, पॉल्यूएंट्स हैं, उन और जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आजकल महिलाएं भी अपने करियर के प्रति बहुत ज़्यादा सजग हैं, और सजग भी या यूँ कहिए सुपर एम्बिशियस हैं। तो वो इस चीज़ को सेकेंडरी मानती हैं, अपने परिवार को बढ़ाना या शादी के बाद बच्चा पैदा करना। तो ये स्ट्रेस, और जिसे कहते हैं ना कि महिला और पुरुष के आपस में जो संबंध हैं, उनमें भी एक खिंचाव, तनाव सा रहता है। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स है वो भी बहुत कम है। तो ये सारे कारण हैं। और आजकल लेट मैरिजेस होती हैं, तो जो जैसे 30 के बाद शादी होती है, जो बच्चा पैदा करने की सही उम्र होती है वो 25 से 35 वर्ष है। तो 30, 32, 35, यहाँ तक कि करियर के चक्कर में कई बार 35 वर्ष के बाद भी शादियां होती हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी होने का। और यही कारण है कि आजकल नेचुरल प्रेगनेंसी बहुत कम होती हैं, और इसीलिए आईवीएफ सेंटर्स, जो की टेक्निक आईवीएफ की है, उसकी वजह से आईवीएफ सेंटर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और आईवीएफ की टेक्निक को अपनाया जाता है। महिलाओं में किस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है? जिन वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, उनके अंदर सबसे पहले आता है अंडों का कम बनना। देखिए, ये अंडाशय है, अंडाशय में अंडे बनते हैं, ये ट्यूब है और ये बच्चेदानी है। तो इसमें हम सबसे पहले अंडाशय में चर्चा करेंगे कि अंडों का कम बनना, जिसे ओव्यूलेशन फैक्टर कहते हैं। फिर कोई संरचनात्मक कारण हो। संरचनात्मक कारण मतलब कि ट्यूब का बंद होना, या ट्यूब का मुड़ी हुई होना, या फिर जैसे कोई एनाटॉमिकल संरचनात्मक कारण जो बच्चेदानी को प्रभावित करता हो, जैसे बच्चेदानी के अंदर कोई गांठ हो, या फिर सर्वाइकल फैक्टर हो, सर्विक्स में कोई गांठ हो, इन्फेक्शन हो, या फिर ट्यूब किसी इन्फेक्शन की वजह से बंद हो गई हो। तो ये सारे कारण जो होते हैं वो इनफर्टिलिटी फीमेल के कारण होते हैं। तो अंडों का कम बनने के लिए मैंने जो आपको बताया, वो पर्यावरण से रिलेटेड, अपने बॉडी मास इंडेक्स से रिलेटेड ये सब चीज़ें, धूम्रपान, एल्कोहल और स्ट्रेस, ये सब चीज़ें जो होती हैं हार्मोन्स को इफेक्ट करती हैं, और हार्मोन्स की वजह से अंडे कम बनते हैं। और जो संरचनात्मक कारण हैं, ट्यूब की वजह से हैं, तो उनमें जैसे एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, या जैसे ट्यूबरक्लोसिस होता है, या फिर जैसे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है, इन्फेक्शन वगैरह, उससे ट्यूब का एडिजन पैदा हो जाना उसमें, या फिर ट्यूब का ब्लॉकेज हो जाना, या ट्यूब का मुड़ जाना, इस तरह के कारण बहुत ज़्यादा होते हैं।
फिर आजकल जैसे फाइब्रॉइड की इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, उसमें भी सारे खान-पान, रेडिएशन और आपकी जो लाइफ़स्टाइल है, उसकी वजह से आजकल फाइब्रॉइड भी काफ़ी कॉमन हो रहे हैं और यंग एज में हो रहे हैं। फाइब्रॉइड ये छोटी-छोटी बिनाइन ट्यूमर होते हैं, गाँठ होते हैं जो बच्चेदानी के अंदर होते हैं। तो इनकी वजह से भी जैसे मान लो कॉर्नों पे फाइब्रॉइड है, तो आपको ओवम और जो स्पर्म है उसका आपस में मिलान ही नहीं होगा। अगर बन भी हो भी जाएगा तो एम्ब्रियो नीचे तक नहीं आ पाएगा। इसी प्रकार एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन डिफिकल्ट होता है अगर कैविटी में फाइब्रॉइड है या फिर सर्विक्स में फाइब्रॉइड है। तो ये सारे संरचनात्मक कारण होते हैं। क्या हार्मोनल कारण भी होते हैं प्रेगनेंसी ना हो पाने में? जो फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें थायराइड हार्मोन का बहुत ज़्यादा होना, प्रोलैक्टिन हार्मोन का बहुत ज़्यादा होना, या फिर जैसे ओवेरियन जो एफएसएच, एलएच या एस्ट्रोजन, इन सब की इम्बैलेंस होना, पीसीओज वगैरह, ये सारे इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कारण हैं। और अत्यधिक तनाव और बॉडी मास इंडेक्स का ज़्यादा होना, ये सब मैंने आपको बताए। फीमेल में इनफर्टिलिटी कितने प्रकार की होती है? और फीमेल में इनफर्टिलिटी 2 प्रकार की होती है। एक प्राइमरी इनफर्टिलिटी मतलब एक बार भी कंसीव नहीं किया, और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी एक बार बच्चा हो गया, उसके बाद दोबारा कंसीव नहीं कर पा रही। तो उसमें हमारे पास जो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है वो ट्यूब का ब्लॉकेज होना होता है। और ट्यूब का ब्लॉकेज होना जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, और इसी प्रकार से अगर किसी ट्यूबरक्लोसिस हुआ हो, जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस हुआ हो, तो ये सारे कारण होते हैं। इसी तरह हम अगर पुरुष से संबंधित कारणों की चर्चा करेंगे, तो पुरुष में जैसे स्पर्म का कम बनना या स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं होना, जेनेटिक कारण होना, वीक बनना, और इसी प्रकार से जैसे अगर कोई संरचनात्मक वेरिकोसील हो, कोई और कमी हो, और स्पर्म कम बनने का कारण जो वही आजकल है, धूम्रपान, अल्कोहल, बहुत ज़्यादा नशा करना, स्ट्रेस में रहना, तनाव में रहना, अपने जो कहते हैं ना अवसाद जो होता है, इन सब चीज़ों को, मानसिक एक दबाव है कि बच्चा नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, ये पुरुष को भी बहुत ज़्यादा होता है। तो स्ट्रेस भी स्पर्म के काउंट्स को डिक्रीज़ करता है। तो प्रोफेशनल भी कई ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से स्पर्म काउंट्स डिक्रीज होते हैं, या डाइट अच्छी नहीं लेना, हेल्दी डाइट, अगर आप हाई प्रोटीन डाइट नहीं ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी कम हो जाता है। इसका निदान कैसे किया जाए? सबसे पहला जो इनफर्टिलिटी की प्रैक्टिस में आता है वो काउंसलिंग बहुत मैटर करती है। हस्बैंड वाइफ दोनों को बिठा करके अच्छे से सारी उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनकी प्रोफेशनल लाइफ, उनकी और उनकी जो एक अंदर की इच्छा है बच्चा पैदा करने की, दोनों की, उसके बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं और जाँचें करा लेते हैं और पता चलता है कि हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशंस हैं वो ही इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक विलिंग है, एक विलिंग नहीं है, और उनका जो मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स है वो ही इतना कम है, और टाइम भी सही नहीं है कि आपको किस टाइम, इसमें भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब इंटरकोर्स करना चाहिए, जैसे जो ओव्यूलेशन के आसपास होता है। तो कई बार बहुत लंबी जांचों की लिस्ट होती है, उसके बावजूद हमें पता चलता है कि कारण बहुत छोटा सा है। तो काउंसलिंग और जो उनसे बातचीत, चर्चा, ये बहुत ज़रूरी होती है इनफर्टिलिटी की प्रैक्टिस में। फिर उसके बाद सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस खुद इनफर्टिलिटी का एक कारण होता है। तो अपने जो बहुत लंबी लिस्ट, लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बजाय जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, जैसे मैंने कारण बताए, उन्हीं के आधार पर हम डायग्नोसिस करें और ट्रीटमेंट करें। तो अगर सबसे पहले हमें एक सोनोग्राफी ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई संरचनात्मक ऐसा कोई कंजेनाइटल एनोमली है, मान लो यूट्रस एब्सेंट है या अंडेदानी नहीं है, कुछ ऐसा है, तो सोनोग्राफी है। उसके बाद हार्मोनल प्रोफाइल है, थायराइड हार्मोन सही है, एफएसएच, एलएच, पूरा प्रोलैक्टिन, ये सारे हार्मोन सही हैं, बॉडी मास इंडेक्स सही है, सारी चीज़ें, पूरा एक जनरल एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन, हार्मोन प्रोफाइल, और उसके बाद पुरुष में जो आता है वो उसका स्पर्म काउंट, हस्बैंड सीमन एनालिसिस हमें जरूर करवाना चाहिए, और वो भी अच्छी लेबोरेटरी से, प्रॉपर उससे। तो 3 मंथ्स तो हमें, अगर सब कुछ सही है, तो नेचुरल प्रेगनेंसी को देना चाहिए। अगर ये सारे कारण हम वो करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस की ज़रूरत नहीं होती, कि अगर इनमें से कोई ऐसा कारण नहीं है, संरचना भी सही है, सब कुछ सही है, स्पर्म काउंट भी अच्छा है, और तो सिर्फ काउंसलिंग ही एक ऐसी चीज़ होती है जो बांझपन को रोक सकती है। हम उन्हें टाइम जो रिलेटेड इंटरकोर्स है ओव्यूलेशन के आसपास वो बताएं, वो हम अल्ट्रासाउंड से देख सकते हैं, उसे हम फॉलिकुलर स्टडी कहते हैं। फिर भी अगर
नहीं कंसीव कर पा रहा है, हमें इसमें टाइम धीरज रखना चाहिए, 3 से 6 महीने उसमें देने चाहिए। फिर भी अगर नहीं कर पा रहा है या फिर कोई ऐसी संरचनात्मक एब्नॉर्मलिटी है, ट्यूब का जो डायग्नोसिस है वो हम लेप्रोस्कोपी से कर सकते हैं, हिस्ट्रोस्कोपी से कर सकते हैं, कोई अंदर ट्यूमर है कुछ ऐसी चीज़ है तो उसको हम उसको हमें ऑपरेशन करके हटाना, जैसे कोई फाइब्रॉइड है तो मायोमेक्टमी द्वारा हटा सकते हैं, ट्यूब की हम कोई माइनर सर्जरी है तो वो कर सकते हैं और फिर उसके बाद हम उन्हें टाइम दें तो इस समस्या का निवारण हो सकता है। इसी प्रकार अगर हस्बैंड के स्पर्म काउंट्स कम है तो मेडिकेशंस दी जाती है या फिर स्पर्म बन तो रहे हैं लेकिन वो रिलीज नहीं हो रहे तो कोई ऐसा सर्जिकल एग्जामिनेशन है, कोई नली में अवरोध है तो उसका भी कोई ऑपरेशन और माइनर सर्जरी वगैरह करवानी चाहिए। ये सारे कारण अगर फिर भी नहीं, मतलब सब कुछ सही है फिर भी अगर नहीं हो पा रहा है, सर्वाइकल फैक्टर है, कोई इन्फेक्शन की वजह से है, तो हम आगे उसका ट्रीटमेंट देते हैं। तो मेडिकेशंस में हमारे पास अंडों को प्रेरित करने वाली दवाई कि जिससे अंडे ज़्यादा जल्दी बने, उसमें क्लोमिफेन साइट्रेट है, लेट्रोजोल है, हार्मोन्स हैं, ह्यूमन मेनोपॉजल गोनेडोट्रोपिन्स हम लगाते हैं और इसी प्रकार से FSH LH के भी इंजेक्शन दिए जाते हैं तो अंडे प्रेरित होते हैं। तो कारण कहाँ है उसी के अनुसार उसका ट्रीटमेंट होता है। अगर ट्रीटमेंट भी ले लिया उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए? सर्जिकल कॉज हमने एक्सक्लूड कर दिया, अंडे बनाने की दवाई दी, ओव्यूलेशन से टाइम रिलेटेड इंटरकोर्स बताया, स्पर्म अगर कम है तो उनको बढ़ाने की दवाई दी, फिर भी अगर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो आती हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। उनमें लेवल 1 पे हमारे पास IUI है, IUI यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन में सीमन को डायरेक्ट यूट्रस में डाला जाता है, तो जैसे उनकी अच्छी क्वालिटी होती है तो वो क्वालिटी और अच्छे काउंट्स जो होते हैं वो डायरेक्ट यूट्रस में पहुंच जाते हैं और फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें जस्ट चांसेस इंक्रीज होते हैं, ये एक असिस्टेड अपन सहायता कर रहे हैं। इसके अलावा कोई सर्वाइकल फैक्टर हो या फिर कोई जैसे वेजिनिस्मस हो, आपस में हस्बैंड वाइफ की रिलेशन अच्छे नहीं बन पा रहे हो, कोई ऐसा कारण हो तो वो एक्सक्लूड हो जाता है और प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फिर अगर लास्ट में फिर भी 6 मंथ्स 1 ईयर आपने ट्राई कर लिया ट्रीटमेंट का और फिर भी नहीं हो पा रहा है या फिर जैसे ट्यूब में ब्लॉकेज है या फिर कोई और ऐसा कारण है कि हमें IVF की तरफ जाना चाहिए तो उसके लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में ओवम को पिक किया जाता है, फीमेल के उससे ओवरी से लिया जाता है और स्पर्म को लिया जाता है और उनको लेबोरेटरी में आपस में मिलाकर निषेचित करके और एम्ब्रियो बनाया जाता है और एम्ब्रियो को डायरेक्ट जो भ्रूण होता है उसको यूट्रस में ट्रांसप्लांट किया जाता है, प्रत्यारोपित किया जाता है। तो ये एक टेक्निक है जिसे IVF बोलते हैं। थोड़ा महंगा इलाज है, इसका लाख से 1.5 लाख रुपए तक पैकेज होता है, पर यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें पहले सारे धीरज रखना चाहिए और साल भर 1.5 साल अपनी जो भी गायनोकोलॉजिस्ट हैं उनको देना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, माइनर चीज़ें होती हैं कि हम उनके ऊपर ध्यान देते ही नहीं और हम सीधे IVF की सोचते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पहले साल भर आप ये सोच करके कि माइनर सी चीज़ है और उसको एक्सक्लूड कर लिया जाए तो ये समस्या का निवारण हो सकता है। और फिर भी नहीं हो पाता है तो हमें IVF सेंटर जाना चाहिए और IVF एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए। क्योंकि इनफर्टिलिटी पेशेंट्स के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी कि उनके साथ सबसे जो गलत होता है, दुर्भाग्यपूर्ण होता है, वो ये होता है कि वो इधर-उधर भटकते रहते हैं, उन्हें एक सही दिशा नहीं मिलती। 2 महीने कहीं ट्रीटमेंट लिया, फिर 2 महीने कहीं दिया, क्योंकि उसमें एक सामाजिक दबाव भी बहुत ज़्यादा होता है। हर 2 महीने से वो कहीं न कहीं डॉक्टर चेंज करते रहते हैं और उसके बाद रिज़ल्ट ये होता है कि बहुत सारी जाँचें हो जाती हैं, वो हताश हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं और ये डिप्रेशन भी एक कारण होता है खुद इनफर्टिलिटी का, जो मैं बार-बार बता रही हूँ। तो इसकी बजाय आपको अच्छे सेंटर पे जहाँ भी आपका विश्वास हो अच्छे से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और जो इसमें भी अगर कोई लेवल 1 है, लेवल 2 सेंटर है, लेवल 3 सेंटर है, अगर जब वो आपको बोलें कि नहीं आप यहाँ उनके मार्गदर्शन में ही कि यहाँ नहीं हो पाएगा, आप आगे सेंटर पे जाओ, तो उनके मार्गदर्शन में ही जाएँ। तो ये जो जर्नी है वो बहुत आसान हो जाती है और ये एक हर कपल का राइट है, एक महिला का बिल्कुल हक है, उसको मिलना चाहिए और इसमें एक भावनात्मक मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। तो जैसे भी सहयोग हो इसमें करना चाहिए। थैंक यू। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर मीनाक्षी जी से इनफर्टिलिटी के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाले बीमारियों से सतर्क रहें और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार एक नए स्वास्थ्य के साथ। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाज़त।